नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 21 दिसंबर शिफ्ट के पेपर के संस्कृत पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि सीटेट दिसंबर 2021 में पूछे गए सभी शिफ्टों में पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 121 से 128 तक दिए गए पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। अगर इसका अनुवाद मैं करने लगूँ तो आप लोग का बहुत ज़्यादा समय व्यतीत हो जाएगा। इस वजह से मैं डायरेक्टली आपको प्रश्न दिखाऊंगा और उसका उत्तर इस गद्यांश में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, वाहन पर्यावरण कथम प्रदूष्यति, यानी कि वाहन पर्यावरण को किस प्रकार से प्रदूषित करते हैं। दिए गए गद्यांश में इसका उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं, वाहनेषु यदिंधनम प्रयुज्यते तस्य धूमेन वायुः निरंतरम प्रदुष्यति, यानी कि वाहन के अंदर जो ईंधन प्रयुक्त होता है उसके द्वारा निकलने वाले धुएं की वजह से वायु निरंतर प्रदूषित हो रही है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 देखिए, वाहनेषु प्रयुक्त ईंधनस्य धूमेन वायु प्रदुष्यति। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, केशाम जाल निबहो भूयो भूयो वर्धते, यानी कि किसका जाल धीरे धीरे, भूयो का मतलब होता है धीरे धीरे बढ़ रहा है, किसका जाल धीरे धीरे बढ़ रहा है। गद्यांश में इसका उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं, उद्योगानाम जाल निबह भूयो भूयो वर्धते, यानी कि उद्योगों का जो जाल है वह धीरे धीरे बढ़ रहा है। विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 उद्योगानाम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, चित्तम उद्विग्नम कस्मात् भवति, यानी कि चित्त का मतलब यहाँ पर आप सीधे ब्रेन से समझिए और उद्विग्नम का मतलब कि यहाँ पर एक तरीके से एनेक्जाइटी के सेंस में यहाँ पर यूज किया गया है कि ब्रेन एनेक्जाइटी कब होता है, आपसे पूछा जा रहा है। इसका उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं, मनसो विक्षोभात चित्त मुद्विग्नम भवति, यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मनसो विक्षोभात। ऑप्शन नंबर 4 मनसो विक्षोभात इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी मन जो होता है वो विक्षोभ हो जाता है, विक्षोभ हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, केसाम परीक्षण वायुमंडलम प्रदुष्यति, यानी किसका परीक्षण वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है। यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है, आणविक शस्त्राणाम परीक्षणेरपि वायुमंडलम प्रदूषितम भवति, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा? आणविक जो शस्त्र हैं उनका परीक्षण वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 आणविक शस्त्राणाम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, रोगाः इत्यस्थार्थे गद्यांशे क शब्द प्रयुक्त है, यानी कि रोग के संदर्भ में इससे समान अर्थ रखने वाला गद्यांश में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है। तो इसका समानार्थी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 व्याध्यः। व्याध्या मतलब कभी यहाँ पर रोग होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, उद्विग्नम इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय, यानी उद्विग्नम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसमें तः प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखितेषु कर्मवाच्यस्य प्रयोगः कः, यानी कि कर्मवाच का प्रयोग किसमें किया गया है जिसमें कर्म की प्रधानता हो। तो यहाँ पर देखिए उत्पादन्यते, यानी उत्पादन करना, ये कर्म की प्रधानता है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 इसी में कर्मवाच्य प्रयोग किया गया है। ऑप्शन 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, पातुम योग्यम इत्यस्मिन् अर्थे गद्यांशे क शब्द प्रयुक्त है, यानी पातुम योग्यम के अर्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है गद्यांश में। तो यहाँ पर गद्यांश में पेयम शब्द का प्रयोग किया गया था, यानी पीने योग्य जल। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। दोस्तों, प्रश्न संख्या 129 से 135 तक दिए गए गद्यांश पर आधारित पूछा गया था। तो चलिए इसके भी प्रश्नों को डायरेक्टली देखते हैं और गद्यांश में उसका उत्तर ढूंढते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, इक्ष्वाकु कीदृशः सम्राटः आसीत्। पहली ही लाइन में इसका उत्तर देख सकते हैं, प्राचीन कालादेव भारतवर्षे इक्ष्वाकु नामा चक्रवर्ती सम्राट आसीत्। तो उत्तर क्या हो जाएगा? चक्रवर्ती। विकल्प 1 देखिए, चक्रवर्ती इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, राजा प्रतिदिनम किमर्थ राजसभाम अकरोत, यानी कि राजा प्रतिदिन किस लिए राजसभा का आयोजन करते थे। यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है, लोकानाम समस्या श्रोतुम स प्रतिदिन राज्यसभा अकरोत, यानी कि लोगों की समस्या को सुनने के लिए प्रतिदिन राज्यसभा का आयोजन किया जाता था। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, लोकानाम समस्याः विवादान च श्रोतुम। अगला प्रश्न पूछा गया था, गंगा तटे का स्नानम अकरोत। यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है, सप्त दिनेभ्यः पूर्वम अहम गंगा तटे स्नानम अकरोत, यानी कि 7 दिन सबसे पहले प्रथम कार्य यही होता था उनके द्वारा कि गंगा तट में स्नान किया जाता था। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, प्रथमा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदा शिशु प्रथमायाः
स्त्रियः सकांसः नागच्छत तदा सा कम तर्क दद्वती। तो पैराग्राफ के अनुसार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अल्प वय कारणात् शिशुः मातरम विस्मृतवान्। अगला प्रश्न पूछा गया था, अन्वेष्टुम इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः, यानी कि अन्वेष्टुम शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय लगाने पर, जैसे कि अगर मैं बोलूं एक शब्द क्री शब्द है तो उसमें तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो कर्तुम हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर बोलें कि गम शब्द है तो उसमें तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो गंतुम हो जाता है। इसी प्रकार से दृश्य शब्द है तो उसमें तुमुन प्रत्यय लगाने से द्रष्टुम हो जाता है। और इसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राप्य इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय, यानी कि प्राप्य शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें ल्यप प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। पैराग्राफ पर आधारित अंतिम प्रश्न पूछा गया था, अस्मिन् काले इत्यस्मिन् अर्थे गद्यांशे क शब्द प्रयुक्त है, यानी कि अस्मिन् काल के अर्थ के संदर्भ में गद्यांश में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है। तो गद्यांश में सांप्रतम का प्रयोग किया गया था, ऑप्शन नंबर 4 इसका सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखितेषु अष्टमी कक्षा पर्यंतम शिक्षण माध्यम विषय शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 इत्यस्मिन् का संस्तुति विद्यते, यानी कि 8वीं कक्षा तक शिक्षण का माध्यम के विषय के संदर्भ में शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटी एक्ट 2009 क्या संस्तुति करता है। तो आरटी एक्ट 2009 ये कहता है कि जहां तक संभव हो सके 8वीं कक्षा तक शिक्षा का जो माध्यम होगा वो बच्चों की मातृभाषा होगी। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, अष्टमी कक्षा पर्यंतम यथा संभवम मातृभाषा शिक्षण माध्यमम भवित्वा, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधाने हिंदी भाषायाः किम स्थानम विद्यते, यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार जो हिंदी भाषा है उसका स्थान क्या है। तो हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षणे भाषायाः केंद्रीयतयाः अभिप्रायो अस्ति, यानी कि भाषा में केंद्रीयता से क्या अभिप्राय है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए भाषा में केंद्रीयता का मतलब ये होता है कि बच्चे जब भाषा सीख चुके हैं, मान लीजिए एक लैंग्वेज, तो वह दूसरी लैंग्वेज को सीखने में उसकी मदद करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में ग्रामर लगभग कॉमन होता है। एक भाषा हो या फिर कई भाषाएं हो, सब में ग्रामर लगभग कॉमन होता है। देखिए हिंदी में अगर आपने कर्ता पढ़ा है तो अंग्रेजी में भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, हिंदी में अगर आपने क्रिया पढ़ा है तो अंग्रेजी में वर्ब पढ़ा है, और हिंदी में अगर आपने कर्म पढ़ा है तो अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट पढ़ा है। यानी कि व्याकरण के नियम वही रहते हैं, सभी भाषाओं में व्याकरण के नियम वही रहते हैं, और उनका एक क्रम भी रहता है कि पहले कर्ता आएगा, फिर क्रिया आएगी, फिर अंत में कर्म आएगा। यानी कि सभी कुछ सीक्वेंस एक समान रहता है, जिसकी वजह से एक भाषा सीखने के बाद से दूसरे भाषा को सीखने में अभ्यर्थियों को मदद मिलती है। तो ये केंद्रीयता है, यानी कि सभी भाषाओं में केंद्रीयता हो गई कि सबका जो ग्रामर है लगभग कॉमन होगा। तो अब इसी को ध्यान में रखते हुए आपको उत्तर देना है। देखिए चौथा विकल्प दिया गया है, अंतर्वस्तु विषयस्य अध्यापकाय भाषाम प्रति अवधानम न आवश्यकम, यानी कि ये कहा जा रहा है कि किसी भाषा के अंतर्वस्तु विषय के प्रति अध्यापक का अवधान आवश्यक नहीं है, ध्यान आवश्यक नहीं। ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, भाषा धिगमे विषय वस्तु अधिगम च पृथक पृथक भवता, यानी कि ये कहा जा रहा है कि भाषा के अधिगम में विषय वस्तु और भाषा को सीखना अलग अलग होता है। तो ये भी निगेटिव था। ऐसा नहीं है कि हिंदी अगर भाषा सीखी जा रही है तो हिंदी के कॉन्सेप्ट को अलग पढ़ाएंगे और उसका ग्रामर अलग पढ़ेंगे, ये कहा जा रहा है कि अलग अलग होता है। ऐसा नहीं होता है। आप बच्चे को हिंदी का भी ज्ञान करा रहे हैं, साथ ही साथ उसका ग्रामर का भी ज्ञान कराते हैं, ठीक है। तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, भाषाधिगमे अंतर्वस्तु विषया महत्वपूर्ण संति, यानी कि कंटेंट सब्जेक्ट बोला जा रहा है कि महत्वपूर्ण होता है, तो इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसका ग्रामर होता है, ठीक है। तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, अन्येषणाम। अन्येषणाम का मतलब क्या हो जाएगा, अन्य भाषा के संदर्भ में यूज किया जा रहा है। विषयाणाम शिक्षणे भाषा महत्वपूर्ण योगदान ददाती, यही मैं बोल रहा था कि अन्य भाषा को सीखने में बच्चों को मदद मिलती है केंद्रीयता की वजह से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कविताम पाठयन अध्यापक निम्नलिखिते ध्यानम प्रयच्छेत, यानी कि कविता पाठन के माध्यम से जो अध्यापक है किसके प्रति ध्यान आकर्षित कर सकता है। तो देखिए चौथा विकल्प दिया गया है, लेखन विकास है। देखिए यहाँ पर पढ़ने की बात की जा रही है और इससे लेखन विकास नहीं होगा, आपका उत्तर गलत हो गया। चौथा देखिए, व्याकरणे नियमान प्रयोगे च, यानी कि व्याकरण के नियमों के प्रयोग के बारे में कहा जा रहा है, ये भी निगेटिव है, क्योंकि कविता के माध्यम से बच्चों को व्याकरण नहीं सिखाया जा सकता। देखिए ये काफ़ी
कम एक तरीके से अप्रोप्रिएट था, क्योंकि जो बच्चों को कविता पढ़ाई जाती है उसमें लय होता है, छंद होता है, अलंकार होता है, तो ये पढ़ करके बच्चों को आनंद का अनुभव होता है। जैसे कि आप प्राइमरी स्तर पर देखेंगे तो जो भी उनकी कविताएं होती हैं वो अंत में किसी एक तुकबंदी पर समाप्त होते हैं, तो वो बच्चे तुकबंदी को पढ़ करके आनंद लेते हैं, तो ये व्याकरण के लिए उतना उपयुक्त नहीं होगा, इस वजह से तीसरा विकल्प गलत हो गया। दूसरा देखिए, शब्दवाल्याम शब्दकोश परामर्शे च, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि शब्दकोश की वृद्धि के सेंस में ये यूज किया गया है, तो इससे ज़्यादा शब्दकोश की वृद्धि बच्चे को गद्यांश के माध्यम से की जा सकती है, यानी कि जो कहानी होता है उसके माध्यम से की जा सकती है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1, देखिए कविताया रसास्वादने मूल्यांकने च, तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रसास्वादन का मतलब ही यहाँ पर यह है कि आनंद लेना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। कविता का पाठन ही इसलिए किया जाता है बच्चे आनंदित हो सके, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, परिच्छेद लेखने यानी कि अनुच्छेद लेखन में, निबंध लेखने यानी कि निबंध लेखन में, वा छात्राः विभिन्नासु अवस्थासु गच्छति, यानी विभिन्न अवस्थाओं से होकर के गुजरते हैं, यासु ते विचारान यानी उनके विचार, संकलयन्ति संकलित करते हैं, रूपरेखा निर्मान्ति रूपरेखा का निर्माण करते हैं, प्रथमम प्रारूपम यानी कि प्रथम प्रारूप लिखन्ति लिखते हैं, एतत् विवर्धनते अंतिमा प्रारूपम लेखितुम च संशोधनम कुर्वन्ति, यानी कि पहले प्रथम प्रारूप यानी ड्राफ्ट लिखते हैं, उसके बाद से अंतिम प्रारूप की तरफ बढ़ते हैं और फिर संशोधन करते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि लेखन से इयं प्रक्रिया का कथ्यते, लेखन की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे लेखन से क्रियान्वयन कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 लेखन से क्रियान्वयन प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सांचिद भाषाशास्त्रिणाम मतानुसारम कतमम कथनम सत्यमस्ति, यानी कि भाषा शास्त्री के मत के अनुसार कौन सा कथन सत्य आपसे पूछा जा रहा है। इसका पहला विकल्प देखिए, दिया गया है भाषाधिग्रहणम, भाषाधिग्रहण मतलब कि भाषा का अधिग्रहण करना, इसे अंग्रेजी में आप लैंग्वेज एक्विजिशन पढ़ते हैं, सीडीपी में आपने पढ़ा होगा भाषा अर्जन, यानी कि जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि जब बच्चे परिवार में जन्म लेते हैं तो बिना किसी ग्रामर रूल के स्वाभाविक वातावरण में वो अपने माता पिता और समाज के लोगों को इंटरेक्शन करते हुए देखते हैं, तो वहीं भाषा वो सीख जाते हैं बोलना। क्यों? क्योंकि अपने आप को एक्सप्रेस करना है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वह उनकी भाषा को अर्जित कर लेते हैं बिना ग्रामर के नियमों के हिसाब से और बिना रूल पढ़े हुए। तो यही पहला विकल्प कहा जा रहा है, भाषा अधिग्रहण यानी कि भाषा का जो अर्जन है स्वाभाविकी यानी कि स्वाभाविक होता है, वातावरण में, नेचुरल वातावरण में स्वाभाविक होता है। अविचारिता, अविचारिता कहने का मतलब कि बिना ग्रामर के रूल पढ़े, बिना सोच विचार किए, च प्रक्रिया भवती यानी कि ये स्वाभाविक होता है और एक तरीके से बिना ग्रामर के रूल के तहत ये प्रक्रिया होती है भाषा अधिग्रहण की। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, काचिद अध्यापिका यानी एक अध्यापिका भाषण क्रियारार्थ यानी कि भाषण क्रिया के लिए भोजनालय से यानी कि एक होटल भोजनालय के व्यंजन सूची पुस्तिकाया यानी कि जो मेन्यू होता है व्यंजन सूची पुस्तिका उसका प्रयोग करती है, प्रयोगम करोति, सा चतुर्णाम विद्यार्थिनाम समूहान निर्माय प्रत्येकम समूहम 5-10 मूल्यमिति भोजनम प्रेषयुतम आदेशम दादु कथ्यति, यानी कि वह चतुर्पूर्ण तरीके से विद्यार्थियों का एक समूह निर्माण करती है। और आगे देखिए, तस्याम प्रयोजनम छात्रान भाषण योग्यता संवाद योग्यता च शिक्षणमस्ति, यानी कि उसके बाद से एक तरीके से भाषण की योग्यता और संवाद की योग्यता ये शिक्षण के माध्यम से बताया जाता है। आगे देखिए, अत्र भोजनालय से व्यंजन सूची पुस्तिका किम कथ्यते, यानी कि ये जो भोजनालय का जो मेनू है व्यंजन सूची पुस्तिका है उसको क्या कहेंगे। तो देखिए ये भाषा के शिक्षण में सहायक हो रही है, तो ये भाषा शिक्षण सहायक सामग्री होगी, ठीक है। जो आपके शिक्षण में सहायक होता है वो शिक्षण सामग्री होता है, और चूंकि ये भाषा के शिक्षण में सहायक है इस वजह से भाषा शिक्षण सामग्री हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, काचिद अध्यापिका यानी एक अध्यापिका मासा अंतरालय, मासा अंतरालय का मतलब जैसे मास को महीना बोलते हैं, हिंदी में महीने को मास बोला जाता है, 1 मास 2 मास इस प्रकार से होता है ना, यानी 1 महीने के अंतराल पर लेखन कार्य छात्र कृता त्रुटि अशुद्धि च एकत्री करोति, यानी कि 1 महीने के अंतराल पर बच्चों के जो लेखन कार्य हैं उसमें त्रुटि अशुद्धियों को एकत्रित करती है। तदा स छात्राणाम नाम ग्रहणम बिना त्रुटिनाम प्रकरणाम विवरणम करोति, यानी कि उसके बाद से
1 महीने के बाद से सबको एकत्रित करती है और उसको फिर से एक तरीके से ट्रीट करती है, पढ़ाती है, और उसके बाद से बिना त्रुटि के बच्चे प्रकरण विवरण करते हैं। तो अब ये क्या कहा जाएगा, आपसे पूछा जा रहा है, तो ये प्रयोग क्या कहा जाएगा, तो ये पुनर्निवेश प्रदानम कहा जाएगा। यानी कि बच्चों को फिर से जहाँ जहाँ वो बच्चे त्रुटि कर रहे थे उन त्रुटियों को दूर करने का प्रयास शिक्षिका के द्वारा किया गया है। तो ये पुनर्निवेश प्रदानम है, यानी कि फिर से इनपुट दिया गया है ताकि वो चीज़ों को सही तरीके से सीख पाए बिना त्रुटि के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सप्तमी कक्षाया भाषा शिक्षिका कीर्ति ही, यानी 7वीं कक्षा की भाषा शिक्षिका जिसका नाम कीर्ति है, स्व छात्रान अपने छात्रों को तेसाम पाठ्यपुस्तकस्य उसकी पाठ्यपुस्तक में जो कविता दिया गया है, जो गीत दिया गया है, और अन्य समान कविता गीतानि च तेसाम भाषायाम प्राप्तुम अकथयत, उन्हें उनकी भाषा में क्या कहा जाता है ये प्राप्त कराने की कोशिश कर रही है। तदाम सा कविता नाम अर्थान विचारन च विवेचयुतम तान अकथयत, यानी कि कविता सुनाने के बाद से बच्चों को कह रही है कि इस पर विचार करिए और विवेचना करिए, तान अकथयत जो कि उसने सुनाया है। आगे देखिए, सामान्य भाषाया च तुलना नाम कर्तुमपि साकथयत तदा छात्रा ता कविताम लेखन पत्रे स्व स्व भाषासु अलिखन तदा ते सर्वा कक्षा प्रदर्शनम। इसका मतलब ये हुआ कि उसके बाद से उस कविता को टीचर ने कहा कि आप अपनी अपनी भाषा में, यहाँ पर देखिए लिखा गया स्व स्व भाषासु, यानी अपनी अपनी भाषा में, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की मातृभाषा अलग हो सकती है, तो अपनी अपनी भाषा में लिखने के लिए और साथ ही साथ कक्षा में प्रदर्शन करने के लिए कहा। आगे पढ़िए, अत्र भाषायाः महत्वम ज्ञातुम अध्यापिकया का रीति प्रयुक्ताम, यानी कि भाषा के महत्व के ज्ञान के संदर्भ में अध्यापिका कौन सी रीति का प्रयोग कर रही है। तो यहाँ पर बहुभाषिकता का ये उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, बहुभाषात्वम यानी मल्टीलिंगुअलिज्म इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुभाषिकता ये कहती है कि प्रत्येक बच्चे की मातृभाषा अलग हो सकती है और प्रत्येक बच्चे की मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। यानी चूंकि बच्चों को अपनी अपनी भाषा में लिखने के लिए कविता बोला गया था, तो जाहिर सी बात है प्रत्येक बच्चे की जब मातृभाषा हो सकता है अलग होगा, तो वो अपनी मातृभाषा में लिखेंगे, फिर उसका प्रदर्शन करेंगे कक्षा में, तो कहीं ना कहीं दूसरी भाषाओं के बारे में भी जानने को बच्चे को अवसर मिलेगा। तो इससे अन्य भाषाओं के प्रति सम्मान और सभी की मातृभाषा का एक तरीके से कक्षा में प्रयोग हो जाएगा, जो कि बहुभाषिकता कहता है। ऑप्शन नंबर 3 मल्टीलिंगुअलिज्म इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रयोग भाषा अध्ययनम, यानी कि जो भाषा हम लोग प्रयोग करते हैं उसका अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये समाज भाषा विज्ञानम कहलाता है, यानी कि हम लोग समाज में रहकर ही भाषा का प्रयोग करते हैं और उसी भाषा का अध्ययन करने की बात की जा रही है। यानी कि एक दूसरे से इंटरेक्शन करने के लिए, समाज में अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसका अध्ययन समाज भाषा विज्ञानम होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा शिक्षण विषय किम सत्यम नास्ति, यानी भाषा शिक्षण विषय के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है। पहला देखिए दिया गया है, बालकाः विभिन्न अवस्थाभ्य गच्छन्ति, यानी बालक विभिन्न अवस्थाओं से होकर के गुजरते हैं। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव था, क्योंकि भाषा को सीखने के लिए विभिन्न अवस्थाओं से होकर के गुजरना पड़ता है। ये पॉजिटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि आपसे निगेटिव वाला पूछा गया है। दूसरा देखिए, विशेष भाषायाः संदर्भे अवस्था प्रायः समान भवन्ति यद्यपि प्रगति स्थिरा भिन्ना भवन्ति, यानी कि प्रत्येक भाषा जो विशेष भाषा है उसका संदर्भ अवस्था जो है वो समान होता है, लेकिन उसका प्रगति का स्तर अलग अलग होता है। ये भी बिल्कुल पॉजिटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, सर्वासाम भाषाणाम संदर्भे अवस्था समाना संति, ये जैसा कि हमने पहले देखा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक लैंग्वेज में जो ग्रामर होता है वो कॉमन होता है, सब में सब्जेक्ट होगा ही, सब में ऑब्जेक्ट होगा ही, सब में वर्ब होगा ही होगा। तो ये यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि सब में समान होता है, भाषाणाम संदर्भे सब में संदर्भ जो होता है वो समान होता है, तो ये बिल्कुल सही था आपका पॉजिटिव सेंस में, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्या कहा जा रहा है, छात्राणाम यानी छात्रों के त्रुटि संशोधनम तत्कालम तत्रैव कर्तव्यम, यानी कि अगर बच्चा भाषा सीखने में कोई त्रुटि कर रहा है तो उसे तुरंत सुधार देना चाहिए। ये विकल्प निगेटिव है, आपका उत्तर नहीं होगा। क्यों? देखिए, जब बच्चों की त्रुटि को आप तुरंत सुधार देते हैं तो बच्चा वो चीज़ों को समझ नहीं पाया, हो सकता है कि उसको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, इस वजह से वो त्रुटि कर रहा है। तो पहले आपको एज ए टीचर उसका विश्लेषण करना होता है कि आखिर बच्चा त्रुटि क्यों कर रहा है, उसके बाद से
अगर आपको ये लग रहा है कि बच्चे को संप्रत्यय या फिर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो फिर से कॉन्सेप्ट को पढ़ाइए। कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद से अब जो उसका अधिगम होगा वो अर्थपूर्ण होगा और इसके बाद वो त्रुटि नहीं करेगा। और अगर आप तत्काल त्रुटि को संशोधित कर देंगे तो होगा ये कि बच्चा उस समय तो इस चीज़ को रट लेगा कि ऐसे नहीं ऐसे होता है, लेकिन कुछ समय बाद वो उसी त्रुटि को बार बार दोहराएगा क्योंकि वो उसने सीखा नहीं है, उसने रट लिया है जो आपने तुरंत तत्काल उसको त्रुटि संशोधन करके बताया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सबसे ज़्यादा निगेटिव था कि हमें तत्काल यहाँ पर त्रुटि का संशोधन नहीं करना चाहिए, यही निगेटिव था, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था व्याकरणस्य प्रभावी अध्यापन अधिगम विषय किम कथनम सत्यम, यानी कि व्याकरण के प्रभावी अध्यापन अधिगम के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रथमम छात्रान व्याकरणस्य नियमः सोदाहरणम वर्णनित्वा, यानी सबसे पहले बच्चों को व्याकरण का जो नियम है वो उदाहरण के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा देखिए छात्रान व्याकरण नियमान बहुवारम वार्तालाप मध्ये द्रष्टुम अवसरः दात्वः तत्पश्चात व्याकरण नियमान अवनिश्य प्रयोगम कर्तव्यः, यानी कि बोला जा रहा है कि बच्चों को व्याकरण के नियमों के बीच में वार्तालाप करने का अवसर देना चाहिए। अब बच्चा व्याकरण का नियम जान ही नहीं रहा है तो उसके बारे में वार्तालाप कैसे कर पाएगा। वार्तालाप तो तभी आप कर पाते हैं जब आप किसी लैंग्वेज को जानते हैं, तभी तो आप कम्युनिकेट करते हैं। अब चूंकि आपको व्याकरण नहीं पता है तो बच्चे गलत तरीके से व्याकरण का प्रयोग करने लगेंगे और ये उनके एक तरीके से भाषा में आ जाएगा। तो सबसे बेहतर यही होता है कि बच्चों को पहले नियम बता करके उसको उदाहरण के माध्यम से बताइए कि इस तरीके से चीज़ें होती हैं, क्योंकि वार्तालाप में वो गलत तरीके से भी प्रयोग कर सकते हैं और वो उनके हैबिट में आ सकता है। तो इस वजह से ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए छात्र पाठ्य पुस्तके व्याकरण प्रयोगानाम निरंतर अभ्यास करणीयः, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि व्याकरण प्रयोग के निरंतर अभ्यास करना चाहिए। देखिए बार बार अभ्यास करने से बच्चे मशीन बनते हैं, वो उन चीज़ों को रटने लगते हैं, तो निरंतर अभ्यास बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं माना जाता है। ठीक है, आगे पढ़िए तत्पश्चात व्याकरणस्य नियमान शिक्षण व्याख्या करणीया प्रयोग अपि कर्तव्य। तो यहाँ पर बार बार चूंकि अभ्यास करने की बात की गई थी इस वजह से निगेटिव सेंस था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए छात्राण व्याकरण नियमः कदापि न पठित्वा यथा छात्रा व्याकरण नियमान स्वमेव शिक्षन्ति, यानी ये कहा जा रहा है कि टीचर को व्याकरण के नियम को कभी नहीं पढ़ाना चाहिए, छात्र जो है वो व्याकरण के नियम खुद से सीखते हैं। तो ये तो सबसे निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1। देखिए सबसे पहले छात्रों को व्याकरण के नियम बताइए, उसके बाद उसका उदाहरण के साथ एक तरीके से एग्जाम्पल दे करके उसको और अच्छे से वर्णन कीजिए, ये इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था आदर्श भाषा पाठ्यक्रमे निम्नलिखितः भवन्ति, यानी आदर्श जो भाषा पाठ्यक्रम है वो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें उद्देश्य के बारे में पता होना चाहिए कि हम जो भाषा पढ़ने जा रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, उसका कहाँ यूज है। उसके बाद से अंतर वस्तु, यानी कि प्रत्येक भाषा के कुछ शब्दावली होते हैं, कुछ नियमावली होते हैं। जैसे कि जीन पियाजे का आप सिद्धांत जब पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले आपको उनके शब्दावलियों से अवगत कराया जाता है कि उन्होंने स्कीमा के बारे में बताया था, उन्होंने जीववाद के बारे में बताया था, उन्होंने वस्तु स्थायित्व के बारे में बताया था। इसके अलावा अन्य जो भी टर्म्स बताए थे आप उनके सिद्धांत को तभी समझ पाएंगे जब आप उनके इन टर्म्स को समझ सकते हैं। तो बिना अंतर वस्तु को समझे आप किसी सिद्धांत को या फिर किसी भी विषय को, किसी भाषा को नहीं सीख सकते। तो ये अंतर वस्तु उसके बाद से बताया जाता है। उसके बाद से प्रक्रिया, किस प्रोसेस के तहत आप उस भाषा को सीखेंगे। ठीक है, यानी कि सबका एक निश्चित प्रक्रिया होता है। आगे देखिए भाषा अध्यापन अधिगम मूल्यांकन, यानी कि अब भाषा का अध्यापन जो हुआ है और बच्चों को जो अधिगम हुआ है उसका मूल्यांकन करेंगे। तो ये सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था काचिद अध्यापिका छात्रान युग्मेषु परिच्छेदात वाक्यांतरणारी वारक्रमात् पठितुम कथ्यति। ध्यान से समझिएगा, एक अध्यापिका जो है वो छात्रों के युग्म को यानी जोड़े को एक अनुलेख यानी परिच्छेद पैराग्राफ कह सकते हैं, वाक्यांतराणी यानी कि एक वाक्य के अंतराल के बाद से वारक्रमात् पठितुम कथ्यति, यानी कि एक अंतराल के बाद से अगला जो यहाँ पर सेंटेंस आएगा, जो अगला वाक्य आएगा वो दूसरा उस युग्म का दूसरा जो बालक होगा वो पढ़ेगा। ठीक है, ऐसा कहती है अध्यापिका। एक छात्रा वाक्यानि लिखती, एक छात्र वाक्य को लिखता है, जो उसने पढ़ा है पहला उसे उसने लिखा। तथा से सहभागी च पठती, उस समय जो उसका सहभागी था वो उसे पढ़ता है। तदा सा लिखतानी, तब वो लिखता है।
वाक्यानि मुद्रितः वाक्य स मिलियुन्तम कथ्यति। उसके बाद से जो वाक्य मुद्रित हैं उनसे वो लोग मिलाते हैं। ऐसा क्रिया क्या का कथ्यते। तो देखिए, एक ग्रुप में दो बच्चे थे, पहला वो उसे पढ़ रहा था तो दूसरा उसे लिख रहा था, और जब दूसरा पढ़ रहा था तो पहला उसे लिख रहा था, और बाद में वो लोग मिला रहे थे इसे। तो ये क्या हो रहा है, एक तरीके से श्रुत लेख है। जो बच्चा बोला उसको उसने लिखा दूसरे बच्चे ने, और जब दूसरे बच्चे ने बोला तो पहले बच्चे ने लिखा। तो ये तो हो गया कि श्रुत लेख होगा, ये कंफर्म हो गया कि श्रुत लेख होगा। और यहाँ पर देखिए अल्टरनेट वो लिख रहे थे, पहला बोल रहा है तो दूसरा लिख रहा है, दूसरा बोल रहा है तो पहला लिख रहा है। तो इस वजह से ये अन्योन्य श्रुतलेखम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, हम लोग पेपर के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस पेपर का अंतिम प्रश्न पूछा गया था पठनम अस्ति, यानी कि पठन क्या होता है। तो पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना ही पठन कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 देखिए, दत्त पाठस्य अर्थ ग्रहणम, यानी कि दिए गए पाठ को पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना ही पठनम है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 6 डेडिकेटेड प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिसमें सभी सब्जेक्ट्स के सभी शिफ्टों में जो पेपर कंडक्ट कराए गए थे उन सबका डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से सोल्यूशन देख सकते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप सीटेट में बेहतरीन अंक के साथ पास होना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा सभी पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के संदर्भ में। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।